यही है। तो कमीशनिंग एंड टेस्टिंग तक किया था हमने, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग थी हमारी लास्ट पॉइंट। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था, कल जो चल रहा था विंड एनर्जी कर रहे थे, उसमें विंड फार्म की डिजाइनिंग कैसे की जाती है उसके स्टेप्स देख रहे थे। लास्ट स्टेप जो हमने देखा था, जिस पे क्लास खत्म हुई थी, वो थी हमारी कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, और इसके बाद उसकी कमिशनिंग और टेस्टिंग। कमिशनिंग का मतलब बताया था कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो बता दिया था। वंस द प्लांट इज कमिशन्ड, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन इट, दैट आल्सो वी हैव कवर्ड, वो भी कंप्लीट कर लिया था हमने। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस की। तो जब टेस्टिंग हो गई, कमिशनिंग हुई, टेस्टिंग हुई, अब उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ओएनएम। हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस लिखा पूरा, इसको हम बोलते हैं ओएनएम, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बनाना प्लांट बड़ा ही आसान है, उसको ऑपरेट और मेंटेन करना बड़ी बात है। बनाने में आपको लगेंगे साल, 2 साल, 3 साल बन जाएगा, आपकी ऑपरेशन चलती जाएगी सालों तक, 15 साल, 20 साल तक आपको ऑपरेट करना और मेंटेन करना है। तो ये मेन एस्पेक्ट है। सो विल से कहाँ गया हमारा हाइलाइटर, ये रहा हाइलाइटर। सो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग मेंटेनेंस टू इंश्योर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के अंदर क्या मिलेगा आपको, ऑनगोइंग मेंटेनेंस एक्टिविटी चलती रहेगी रेगुलरली, ताकि आपको रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस मिलती रहे। तो कौन कौन से मेंटेनेंस है, इनफैक्ट बिल्कुल सही टाइम पे आया ये, आपका एक पूरा सब्जेक्ट भी है इसके ऊपर। आपके 22 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये भी है, मशीन मेंटेनेंस। तो उसमें हम अलग अलग टाइप की मेंटेनेंस की बात करेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ मेंटेनेंस की बात करेंगे। सेम यही मेंटेनेंस आएंगे वहाँ पे, एक्जैक्टली सेम मेंटेनेंस विल बी देयर। तो ये भी तो मशीन ही है, ये तो आल्सो मशीन। कौन सी मशीन लगी हुई है इसके अंदर, टरबाइन। तो टरबाइन इज आल्सो वन टाइप्स ऑफ मशीन। तो वहाँ पे बात करेंगे अलग अलग मशीनों की, एक मशीन आएगी टरबाइन, और उसके मेंटेनेंस की बात करेंगे। सेम मेंटेनेंस आ गया। पहला है हमारा शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। नाम लिखा हुआ है शेड्यूल होता है, ये कहने का मतलब रेगुलर इंस्पेक्शन होंगे, लुब्रिकेशन होगा, कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट होगी। तो ये पहले से ही डिसाइडेड होता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन कितने टाइम बाद होगा, कितने टाइम बाद हमें मूविंग पार्ट्स की लुब्रिकेशन करनी है, और कौन कौन से कंपोनेंट कितने टाइम बाद रिप्लेस किए जाएंगे। तो जैसे वो टाइमलाइन आएगी, आपको वो कंपोनेंट रिप्लेस करने पड़ जाएंगे। इन सबको जोड़ के हम क्या बोल देते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन मॉनिटरिंग। और कंडीशन मॉनिटरिंग मतलब इसमें हम प्लांट की हेल्थ चेक करते हैं। हेल्थ चेक करने का मतलब कि जो जो चीजें जितनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए उतनी दे रही है नहीं दे रही। जैसे हम अपना खुद का हेल्थ चेकअप कराते हैं, प्लांट का भी हेल्थ चेकअप होता है। कैसे, सारे वाइटल्स नोट किए जाते हैं। हम अपने वाइटल्स नोट कराते हैं, यहाँ पे भी वाइटल्स नोट होते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द सेंसर्स। तो सेंसर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं क्या करने के लिए, टरबाइन की हेल्थ चेक करने के लिए। इससे आपको पहले से ही पता चल जाता है कि प्लांट में कोई फेलियर आने वाला है या नहीं आने वाला। तो जैसे हम अपने वाइटल से बता देते हैं कि कोई चीज फेल होने वाली है या नहीं होने वाली, सेम कहानी यहाँ पर है। एक्जैक्टली सेम स्टोरी, तो एनालॉजी बना के दिखाई हुई है। नेक्स्ट है हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कैसे प्लांट की परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, हाउ इट कैन बी इंप्रूव। तो आखिर में आता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो एनालाइज द डाटा टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड एड्रेस द इशू प्रॉम्प्टली। जो भी इशू निकल के आ रहा है उसको प्रॉम्प्टली एड्रेस करो, ताकि प्लांट अपनी रिक्वायर्ड एफिशिएंसी में चलता रहे। देख लो सारे पॉइंट्स नोट, फिर आगे चले। चले, चलो नोट कर लिया तो बढ़िया बात है। नेक्स्ट है हमारी डी कमिश्निंग एंड रीपावरिंग। तो पीछे था हमारी कमिश्निंग, अब यहाँ पर क्या है, डी कमिश्निंग। तो पीछे प्लांट को हमने कमीशन किया, अब उसको डीकमीशन करेंगे। डीकमीशन कब, जब प्लांट अपनी लाइफ पे पहुंच जाएगा। जैसे प्लांट अपनी लाइफ पूरी करेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डीकमीशन। ये वर्ड भी अभी पिछले 1-2 सालों में बहुत बार आया है। कहां पर डीकमीशनिंग हुई है हमारी बहुत सारी सबमरीन्स की। आप जीएसवीएस पढ़ते रहते हो तो आया होगा ये पॉइंट भी। अभी हमारी एक सबमरीन थी, उसको डीकमीशन किया था हमने। डीकमीशन किया था मतलब उसकी लाइफ पूरी हो गई, अब हमने उसको हटा दिया, हटाया उसको पूरा ब्रेक किया जो भी था। अभी 1-2 साल में बहुत बारी वर्ड आई है डीकमीशनिंग, सेम कहानी यहाँ पर है। सो एट द एंड ऑफ द विंड फार्म लाइफ साइकिल, डीकमीशनिंग इज टू बी कैरिड आउट। और अगर जरूरत पड़े हम उसकी रीपावरिंग भी कर सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ा के उसको आप दोबारा ऑपरेट कर सकते हो। तो डीकमिशनिंग में हम क्या करते हैं, पूरा प्लांट डिसमेंटल कर देते हैं, द एंटायर प्लांट इज डिसमेंटल्ड। और रीपावरिंग में आप या तो उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हो या टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हो, ताकि उसकी पावर की रिजनरेशन दोबारा हो जाए। तो डीकमिशनिंग में मेंशन होगा तो सेफली डिसमेंटलिंग ऑफ द टरबाइंस एंड रिस्टोरिंग द साइट। और रीपावरिंग में क्या, अपग्रेडिंग द टरबाइंस, टरबाइंस को अपग्रेड कर दिया विद न्यूअर टेक्नोलॉजी टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड आउटपुट। उसके बाद हमारी आ जाती है डीकमिशनिंग एंड रीपावरिंग। अच्छा, क्या क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द विंड फार्म डेवलपमेंट। अगेन वेरी कॉमन, खुद बता सकते हो, यही 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला रेगुलेटरी हर्डल्स, खूब सारे रेगुलेशन से बताए थे कल आपको, कहाँ से आपको परमिशन लेनी है। कहीं भी एक परमिशन रुक गई नहीं बनेगा प्लांट। दूसरा कम्युनिटी अपोजिशन, डिस्कस करा, देखने में अच्छा नहीं लगता, नॉइस पॉल्यूशन होगी, एस्थेटिकली पूरा एरिया चला जाएगा आपका, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, नॉइस पॉल्यूशन खुद क्रिएट करेगा, लैंड यूज का इशू आएगा, तो कम्युनिटी में अपोजिशन होती है। देन एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, आपको एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स भी देखने पड़ेंगे। हाँ, दोनों कंस्ट्रेंट वो रेगुलेटरी में आएगा। और फाइनेंशियली रिस्क भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो किससे ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन। तो कॉस्ट ज्यादा निकल के आनी चाहिए, बेनिफिट ज्यादा निकल के आना चाहिए कॉस्ट से। अच्छा, कॉस्टिंग कौन कौन से निकालनी है, बेनिफिट कौन कौन से निकालने हैं, वो भी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो बेनिफिट शुड कम आउट टू बी मोर देन कॉस्ट। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सारा पॉइंट खत्म हुआ। ये बच गया था कल, सवाल बच गए थे आपके, तो सवाल उठा दो। आ जाओ। Which component of the wind turbine is responsible for, नीचे क्यों आ गया, स्ट्रेच करना था, is responsible for capturing the kinetic energy of the wind। कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। तो पूरी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कल वाली। बढ़िया, गुड। तो अगर एक बार भी सुन लिया आपने कहानी, सवाल बन जाएगा। इवन इफ यू हर्ड द स्टोरी वंस, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
बिल्कुल। चले, देखा नहीं मैंने कितने परसेंट क्या था, आगे बढ़ते हैं। व्हाट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इन द विंड टरबाइन? क्या प्राइमरी फंक्शन है? कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर से क्योंकि कहानी सुन रखी है फटाफट सवाल बन जाएगा, नहीं सुनी समझ में भी नहीं आएगा क्या है ये। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटर्स रोटेशन, अलाइन द टरबाइन विद द विंड डायरेक्शन और मेजर द विंड स्पीड इन द डायरेक्शन। पोल क्रिएट करो वापस। सो पोल इज बीइंग क्रिएटेड। एक्सेलरेट करना, लो स्पीड शाफ्ट हाई स्पीड शाफ्ट को जोड़ता है गियर बॉक्स। ठीक है, बढ़िया। Which type of wind turbine has its rotor shaft positioned horizontally and its most common design used in wind farms? Vertical axis, horizontal axis, ducted wind turbine, offshore wind turbine. ये तो अगर नहीं भी पढ़ा हम तब भी बता देंगे। ठीक है, इसमें भी देखो अभी भी 100% नहीं है, 94%। ये देखो 4% अभी भी वर्टिकल एक्सेस बता रहे हैं। बढ़िया भाई, चलो चलते हैं आगे। What is the key advantage of vertical axis wind turbine over horizontal axis wind turbine? ठीक है, higher efficiency in energy conversion, easier to maintain as components are near the ground. अच्छा, easier to maintain, better suited for high altitudes, can generate power only from specific wind direction. ये तो क्या है उसका? ये तो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन का है। वर्टिकल विंड टरबाइन तो क्या कर सकती है? वर्टिकल विंड टरबाइन तो क्या कर सकती है? वर्टिकल विंड टरबाइन इज केपेबल ऑफ व्हाट? अरे यार ये क्या हो गया, ओपन वायरस ये बड़ा परेशान करता है भाई। सभी डायरेक्शन से, हाँ यही वर्टिकल विंड टरबाइन तो सभी डायरेक्शन से विंड जो आ रही है उसको कैप्चर कर सकती है, इट कैन कैप्चर दैट। नेक्स्ट, बेटर सूटेड फॉर हायर एल्टीट्यूड, इजी टू मेंटेन एज कंपोनेंट्स आर नियर द ग्राउंड, हायर एफिशिएंसी। रुको यार एक बार, अरे भाई ठीक हो जा। हॉरिजॉन्टल एक्सेस टरबाइन, तो ये तो हमने बोला है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस का फायदा था, या हॉरिजॉन्टल एक्सेस की प्रॉपर्टी थी, फायदा नहीं था नुकसान था। दूसरा, हायर एफिशिएंसी एनर्जी कन्वर्जन, नहीं, अगर यही हायर एफिशिएंसी होती इससे पीछे वाला सवाल वैलिड ही नहीं होता। अभी पीछे वाले सवाल में हम क्या डिस्कस करके आए हैं? अभी तो आंसर बताना ना पहले तो यार, पोल करो उसके बाद डिस्कस करते हैं। सिक्सटी 1%, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आती है, वरना फिर हॉरिजॉन्टली यूज नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो इट इज इजी टू मेंटेन ऐसी कंपोनेंट्स आर नियर द ग्राउंड। अभी कोइंसिडेंटली फाइल है हमारे पास पूरी, और ऑप्शन है, 1 सेकंड लगता है दिखाने के लिए। तो उसके सारे कंपोनेंट्स क्या है, ग्राउंड के पास है, तो आसान है मेंटेन करना। कंपोनेंट्स कौन से, किस कंपोनेंट्स की बात चल रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच कंपोनेंट्स हियर? कौन से कंपोनेंट्स की बात हो रही है? और बताओ। गियर और हब है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या नीचे लगे हुए हैं? ये कंपोनेंट्स ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स कहाँ लगे हुए हैं? नीचे लगे हुए हैं, तो इनकी मेंटेनेंस क्या है कंपैरेटिवली? इनकी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली आसान है, सो दे आर इजी टू मेंटेन। क्लियर है? कौन सा सवाल था, आप ढूंढो उसको बैठ के। फोर्थ, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the primary function of the wind energy WECS, wind energy conversion system? Store wind energy for later use, convert wind energy into electrical energy, measure wind speed and direction, distribute the electricity of the grid. पोल क्रिएट करना है, पेज नहीं चेंज करना। %97, चलो बढ़िया, पास तो आ रहे हैं। Is to convert the wind energy into electrical energy. Next, which component of wind energy conversion system? अब देखो WECS बोला था ना, एब्रिविएशन डाल के देगा, तो पहले तो यही समझना पड़ेगा भैया क्या बोला है। तो which component of wind energy conversion system is responsible for converting the rotational energy from wind turbine to the electrical energy? कौन सा component wind energy को electrical energy में convert करता है? देखो components के ऊपर बात आ गई है। Now we have to talk about the components. %79 अभी भी फंसे हुए हैं इसके अंदर। जब टॉपिक खत्म हो जाता है 1-1.5 घंटे की तो क्लास होती है मुश्किल से रोज, घर जाके भी यहीं पे क्लास में तो हो जाना चाहिए, नहीं है तो एक बार जाके असेसमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ विंड फार्म, टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फार्म, टू evaluate the wind speed and energy potential at the site, energy potential of the site, to choose the type of turbine so installed। बोलता है कौन सी टरबाइन इंस्टॉल करनी है हमें साइट पे।
ठीक है, पूल क्रिएट करते हैं। कितना है 66%। नाम में लिखा हुआ है विंड रिसोर्स असेसमेंट। हम ये पता करेंगे भैया विंड स्पीड कितनी है और पोटेंशियल कितनी है, असेस करेंगे उनकी टोटल पोटेंशियल कितनी एनर्जी आपको टोटल मिल सकती है। चलो रिसोर्स की बात हो रही है। हाँ, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड एट अ पोटेंशियल विंड फार्म साइट। अच्छा, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, विच ऑफ द इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूज्ड। बी एनीमोमीटर। अच्छा बाकी डिवाइसेस बता दो, थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, अब आई है बात तो टेम्परेचर मेजर करता है, एनीमोमीटर क्या मेजर कर रहा है, विंड स्पीड मेजर कर रहा है, बैरोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है, तो मेजर दी प्रेशर। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी मेजर करता है, सो इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इस बहाने बाकी डिवाइसेस भी देख लिए हमने। व्हाट द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ विंड फार्म। देखो हर चीज आई हुई है सवालों के फॉर्म में। पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड टरबाइन, ठीक है, जाते बना देंगे विंड टरबाइन। ईआईए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, विंड रिसोर्स असेसमेंट, ग्रिड कनेक्शन फिजिबिलिटी स्टडी। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये मुझे ना पहला काम, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे वो पूछा है इसमें। 80% क्या होगा भाई, सी एंड बी कब करेंगे, सबसे पहले ही करेंगे भाई, सी तो सबसे पहला ही है सी। विंड रिसोर्स की असेसमेंट करेंगे, पहले यही तो पता करेंगे भैया विंड रिसोर्स कितना अवेलेबल है, फार्म बनाना नहीं बनाना वो तो बाद में डिसाइड होगा, पहला काम तो हमारा यही है। ईआईए नहीं मिला तो नहीं कर सकते, ईआईए नहीं मिला, क्लियरेंस नहीं मिली, नहीं बनेगा, दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह पता करो, दोबारा रिपोर्ट बनाओ अपनी वापस, दोबारा सबमिट करो। Which of the following is a critical consideration during the site selection process of a wind farm? Critical consideration पूछा है, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, नंबर ऑफ लोकल रेसिडेंट, accessibility for construction and maintenance, ठीक है, proximity to the recreational facility, availability of solar resource। बोलता है सबसे क्रिटिकल ह्यूमिडिटी बी, ह्यूमिडिटी बी क्या, कौन सी ह्यूमिडिटी बी, अच्छा ठीक है, आंसर तो यहाँ थोड़ी बताना बेटा, पोल में बताना है आंसर तो। मान ही नहीं रहे ये सब लोग, अब है ही आजकल की जनता ही ऐसे, क्या करे भाई, जेनजी है ही ऐसे, पता नहीं काहे जी, कोई बात नहीं होता है। आ जाओ दूसरे टॉपिक पे आते हैं, आपका सोलर खत्म विंड खत्म, सोलर एंड विंड इज फिनिश्ड। लीडर बोर्ड ले भाई, लीडर बोर्ड देखो।